भारत का इतिहास है ना, बहुत गहरा है। इसमें न जाने कितनी कहानियां हैं जो समय के साथ कहीं खोसी गई हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ छिपी हुई, कुछ भूली बिसरी साम्राज्यों की कहानी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आएगा, है ना? रज़िया सुल्तान। अरे भाई, स्कूल की किताबों में हमने यही तो पढ़ा है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हम जानते हैं ना, ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो इससे सदियों पुरानी और यकीन मानिए कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, सदियों से हम यही मानते आए हैं कि रज़िया सुल्तान ही पहली महिला शासक थीं, पर इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, वो पत्थरों पर, तांबे की प्लेटों पर भी लिखा होता है। और वो इतिहास, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी बताता है। हाँ, ये सच है। पूरे 1200 साल पहले। और ये सच ये किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा। ये तो हमारे देश के मंदिरों में, पुरानी तांबे की प्लेटों पर, पत्थरों की नक्काशी में लिखा है। बस हुआ ये कि समय की धूल में ये कहीं दब सा गया था। तो चलिए, अब हम सब साथ में समय में पीछे चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जहां कुछ बहुत ही पावरफुल महिलाओं ने सचमुच इतिहास का रुख मोड़ दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। एकदम साफ हो जाता है कि रज़िया सुल्तान से सदियों, जी हाँ, सदियों पहले भी महिलाएं सत्ता के टॉप पर थीं। रानी नागर्णिका से लेकर रज़िया तक। ये कोई कुछ सालों का फासला नहीं है, ये तो 1000 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से। बात हो रही है रानी नागिनिका की। वो सातवाहन वंश की रानी थी, पता है? ये वही साम्राज्य था जो उस जमाने में रोम तक से व्यापार करता था। लेकिन नागिनिका की पहचान सिर्फ एक राजा की पत्नी तक ही सीमित नहीं थी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं। हमारे पास उनकी ताकत के एकदम पक्के सबूत हैं। नाणे घाट दर्रे में एक शिलालेख मिला है जो बताता है कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अश्वमेध और राजसूय जैसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे। और तो और, खुदाई में चांदी के सिक्के मिले हैं जिन पर राजा और रानी दोनों के नाम एक साथ खुदे हैं। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात रही होगी। खैर, नागनिका के कई 100 साल गुजर गए और फिर इतिहास में एक और रानी आई जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता चलाने के लिए सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि तेज दिमाग की भी जरूरत होती है। ये थी प्रभावती गुप्त। ये महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी। उनकी शादी वाकाटक वंश में हुई, लेकिन किस्मत देखिए, उनके पति की अचानक मौत हो गई। तब उन्होंने अपने छोटे बेटों की तरफ से एक रीजेंट के तौर पर सत्ता संभाली। पर वो सिर्फ नाम की शासक नहीं थी, नहीं। उन्होंने अपने नाम से तांबे की प्लेट्स पर फरमान जारी किए और बड़ी होशियारी से अपने पावरफुल गुप्त सरनेम का इस्तेमाल करना जारी रखा। और इसी सूझबूझ से उन्होंने करीब करीब 20 सालों तक, 20 साल सफलतापूर्वक शासन किया। चलिए, अब जरा और आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की तरफ। ये वो दौर था जहां रानियों ने सिर्फ राज ही नहीं किया बल्कि बड़ी बड़ी सेनाओं को लीड भी किया। 3 लाख, सोचिए जरा, 3 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 9वीं शताब्दी में ओडिशा की रानी त्रिभुवन महादेवी की सेना का साइज था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? एक अरब ज्योग्राफर इब्ने खुर्दाद बेह लिखते हैं कि इस जबरदस्त सेना में औरतें भी शामिल थीं। और ये सिर्फ फौजी ताकत की बात नहीं थी। उनके शासनकाल का एक चार्टर मिला है जिसमें लिखा है कि कैसे बड़े बड़े सामंती राजा उनके सामने झुकते थे। मतलब उनकी सत्ता को लेकर कोई सवाल ही नहीं था, एकदम निर्विवाद। क्या शानदार तरीका है ये बताने का। लेकिन अब हम बात करते हैं उस रानी की जिससे ज्यादा विवादास्पद, या कहें जिससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक, मध्यकालीन भारत में शायद ही कोई और हुआ हो। नाम था कश्मीर की रानी दिद्दा। देखिए, कल्हण की राज तरंगिणी अगर पढ़ें तो उसमें दिद्दा को एक बहुत ही क्रूर, एक चरित्रहीन औरत बताया गया है। यहाँ तक कि उन पर अपने पोतों की हत्या का इल्जाम भी है। लेकिन जब हम दूसरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। इसी दिद्दा ने ताकतवर बागियों को कुचल दिया था। उन्होंने एक मामूली इंसान को अपना प्रधानमंत्री बनाया ताकि बड़े बड़े अमीरों की ताकत को तोड़ा जा सके। और पूरे 45 साल तक कश्मीर को ऐसी स्टेबिलिटी दी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और इस लिस्ट में एक और नाम है,
गुजरात की रानी नायकी देवी का। साल था 1178। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर हमला किया। उसे लगा कि एक विधवा और उसके छोटे से बेटे को हराना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन नायकी देवी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने गौरी की सेना को एक तंग पहाड़ी दर्रे में फंसा लिया और फिर अपने बेटे को गोद में लेकर खुद अपनी सेना को लीड करते हुए गौरी को ऐसी करारी हार दी कि वो सालों तक भूल नहीं पाया। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है, अगर इतनी सारी पावरफुल रानियां थी, एक से बढ़कर एक, तो फिर क्यों इतिहास में सिर्फ और सिर्फ रज़िया सुल्तान का ही नाम सबसे ऊपर आता है? क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह है हिस्टोरिकल सोर्सेस का फर्क। रज़िया के बारे में फारसी में लिखी गई किताबें हैं जिन्हें पढ़ना समझना आसान था। वहीं नागनिका या दिद्दा जैसी रानियों का इतिहास, वो तो बिखरे हुए शिलालेखों और खंडहरों में छुपा है, जिसे ढूंढना पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह, रज़िया ने दिल्ली से राज किया, जिसे हमेशा से इंडिया का पावर सेंटर माना गया। और तीसरी बात, रज़िया को उनके पिता ने खुद अपने बेटों से ऊपर रखकर अपना वारिस चुना था, जबकि ज्यादातर दूसरी रानियां मजबूरी में, मतलब किसी संकट के समय, रीजेंट बनकर सत्ता में आई थी। ये स्लाइड उसी पहली वजह को और साफ करती है। हुआ ये कि जब अंग्रेज इतिहासकार भारत का इतिहास लिखने बैठे तो उन्होंने आसान रास्ता चुना। उन्होंने फारसी में लिखी किताबें उठाईं जो उन्हें आराम से मिल गईं। और जाहिर है, इन किताबों में दिल्ली सल्तनत और रज़िया की कहानी ही भरी पड़ी थी, तो बस उन्हीं की कहानी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। इसी सोच को कहते हैं दिल्ली सेंट्रिज्म। मतलब ये मान लेना कि जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है बस वही पूरे भारत का शासक है। और इसी एक सोच की वजह से कश्मीर, ओडिशा या दक्कन की इतनी पावरफुल रानियों को नेशनल हिस्ट्री का हिस्सा बनाने के बजाय उन्हें रीजनल हिस्ट्री के एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया गया। तो ये सब जानने के बाद अब हम शायद इतिहास को एक नए और ज्यादा मुकम्मल नजरिए से देख सकते हैं, है ना? एक बात साफ कर दें, यहाँ मकसद रज़िया सुल्तान के महत्व को कम करना बिल्कुल भी नहीं है। वो पहली नहीं थीं, ये सच है, लेकिन वो यकीनन यूनिक थीं, बहुत खास थीं। सोचिए, एक ऐसे सख्त तुर्कों इस्लामिक दरबार में जहां एक औरत का गद्दी पर बैठना सोचा भी नहीं जा सकता था, वहां उनका शासन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो ये है कि भारत में महिला शासकों की एक बहुत लंबी और मजबूत परंपरा रही है। रज़िया की कहानी बस इसलिए सबसे ज्यादा जानी जाती है क्योंकि उनके सोर्सेज आसानी से मिल गए, उन्होंने दिल्ली से राज किया और उनका गद्दी पर बैठना उस वक्त के सोशल नॉर्म्स के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। और जब हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, तब जाकर हमें अपने इतिहास की एक ज्यादा गहरी और ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखती है। और ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि अगर इन जैसी ताकतवर साम्राज्यों की कहानियां इतिहास की धूल में ऐसे दब सकती हैं, तो जरा सोचिए और कितनी अनकही, अनसुनी कहानियां होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।